नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सपोर्टिंग एजुकेशन एग्ज़ाम में। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। और आज की क्लास में मैं लेकर आया हूं हिंदी शिक्षण से संबंधित जो भी क्वेश्चन सीटेट में पूछे गए हैं। और आपके लिए मैं वादा करता हूँ कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, पैडागोजिकल क्वेश्चन होंगे, है ना, ताकि आप लोग सभी तरीके से पेपर कर पाएँ। तो मैं आज की क्लास में लेकर आया हूँ हिंदी शिक्षण वाले क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। बाकी जो पैडागोजी के क्वेश्चन हैं वही लेके आया हूँ, और जो आपके में पैसेज आते हैं वो भी लेके आऊँगा, है ना। उसको कैसे हल करना है, पैसेज कैसे हल करना है, वो भी किसी क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन ही बनेगा भाषा से, है ना, क्योंकि हम भाषा वाला सब्जेक्ट दे रहे हैं, जिनकी भाषा फर्स्ट होगी सेकंड होगा, है ना। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको भाषा के बारे में पता होना चाहिए। तो आपकी जो पेपर में आपने डाला होगा फर्स्ट लैंग्वेज, है ना, सेकंड लैंग्वेज, तो फर्स्ट लैंग्वेज में आपकी भाषा हिंदी होगी। तो उसी के लिए आप लोग ध्यान से समझते चलिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि भाषा क्या है। यहाँ पूछ रहा है कि भाषा क्या है। तो देखिएगा, भाषा फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि भाषा नियमों की जानकारी से निखरती है। सेकंड कहता है विद्यालय में सीखी जाती है। थर्ड कहता है एक नियमबद्ध व्यवस्था है और सदैव व्याकरण का अनुसरण करती है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो भाषा होती है वो एक नियमबद्ध व्यवस्था है ना, यानी इसके कुछ नियम होते हैं और ये नियम से सीखी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है, देखिएगा। कहता है कि भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु का मतलब है यहाँ पे नेगेटिव पूछ रहा है। इसी चीज़ को आपको पेपर में भी याद रखना है, ठीक है ना। सबसे कम का मतलब होता है कौन सा, इसमें से नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो भाषा की विभिन्न छटाएं, बिल्कुल एक भाषा की पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकार की सामग्री होनी आवश्यक है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन तो नहीं, हमको नेगेटिव बताना है, ये तो सही है, पॉजिटिव है ना। पाठ्यपुस्तक के बारे में अभ्यासों में विविधता, बिल्कुल एक ही तरीके का अभ्यास नहीं कराना, अभ्यास में विविधता होनी चाहिए, है ना, जो ताकि हम लोग बालक को तरीके से समझा सकें, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी गलत हो जाएगा। पाठों की संख्या, देखिएगा यहीं पर मैं आपको बता दूं कि पाठों की जो संख्या है उससे कोई लेना देना नहीं पाठ्यपुस्तक का, है ना, कि उसमें कितने पाठ आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको पाठों की संख्या से कोई मतलब नहीं होना चाहिए पाठ्यपुस्तक के निर्माण में, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे फोर्थ कहता है कि विषय वस्तु में विविधता, तो बिल्कुल होनी चाहिए, है ना। एक सी विषय वस्तु होगी, बालक बोर हो जाएगा, पढ़ ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ विषय वस्तु में विविधता होनी चाहिए, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारा थर्ड हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि एक से अधिक भाषा का प्रयोग क्या कहलाता है। जो एक से अधिक भाषा का यदि हम प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब क्या है, किसी भाषा की निपुणता में बाधक होती है, नहीं। एक भाषा से हम जब दूसरी भाषा सीखते हैं तो वो सहायक होती है, बल्कि बाधक नहीं होती, है ना। इसलिए यहाँ पे नेगेटिव जाएगा। कक्षाई जटिलता को बढ़ाता है, नहीं, है ना। जब हम दूसरी भाषा सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये कक्षा को जटिलता को बढ़ाता है ना। तो यहाँ पे ये भी नेगेटिव हो जाएगा। शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, ये भी नेगेटिव है। देखिएगा, कई ऑप्शन ऐसे होते हैं जो आप देखते ही काट सकते हैं, है ना। और इसी तरीके से आप यदि पेपर में करेंगे तो 100% आपका पेपर क्वालिफाई हो पाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन को काटना सीखिए, है ना। इसके बाद अपन जो अपना सही आंसर होता है वो ऑटोमेटिक निकल के आता है, ठीक है। तो एक से अधिक भाषा का प्रयोग जब हम करते हैं तो बालक में संज्ञानात्मक विकास जो है होता है ना, और ये सहायक होती है बालक के संज्ञानात्मक विकास। स्वाभाविक है कि जब वो एक भाषा सीखता है और दूसरी भाषा का जब वो अनुसरण करता है ना, तो उसमें जानने की, बोलने की अलग ही संज्ञानात्मक विकास उसका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा फोर्थ चला जाएगा। चलिए, कोई डाउट, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, इससे रिलेटेड 100% आप लिख के रख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है ना। एक तो होता है भाषा अर्जन और दूसरा होता है भाषा अधिगम। तो देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो भाषा अर्जन होता है ये स्वाभाविक होता है ना, यानी हम जो वातावरण है, अपना परिवेश है, जो मातृभाषा होती है वही भाषा अर्जन है, जिसमें हमें कोई प्रयास करना ही नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक हम सीख जाते हैं, उसी को भाषा अर्जन कहते हैं, है ना, जो अपनी मातृभाषा होती है। लेकिन भाषा अधिगम जो होता है, अधिगम का मतलब होता है सीखना, और भाषा का मतलब लैंग्वेज, है ना। तो लैंग्वेज को सीखना एक प्रयासपूर्ण होता है। जब हम किसी विषय या किसी भाषा का व्याकरण देखते हैं तब हम इस वाली लैंग्वेज को सीख पाते हैं, लेकिन हम ऑटोमेटिक नहीं सीख सकते, ठीक है ना। तो दोनों में
अंतर समझ में आया। भाषा अर्जन जन्मजात होती है और ये हम बाहर जो है प्रयास से सीखते हैं, ठीक है ना, भाषा अधिगम। चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को, क्या कहता है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहाँ पे आपको नेगेटिव बताना है कौन सा सही नहीं है। तो देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि संस्कृति विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण है। बिल्कुल है ना। जो सांस्कृतिक भिन्नता है वो भाषा अर्जन और दोनों को प्रभावित करेगा, है ना, क्योंकि यदि संस्कृति में भिन्नता होगा तो बालक भाषा का अर्जन भी भिन्न भिन्न तरीके से करेगा और भिन्न भिन्न भाषाओं को सीखेगा भी, अधिगम भी करेगा, ठीक है ना। तो ये तो ठीक है। सेकंड क्या कहता है, भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। बिल्कुल यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल सही है दोनों के बारे में, कि जो भाषा अर्जन होता है इसमें ज़्यादातर संकल्पनाएं जो बनती हैं वो मातृभाषा से बनती है ना। यानी मातृभाषा जो होती है बालक की, उसी को वो देखते देखते सुनते सुनते अर्जित कर लेता है, इसी को भाषा अर्जन कहते हैं, ठीक है ना। तो मातृभाषा जो होती है बालक की वो अर्जन द्वारा आती है बालक में, है ना, ऑटोमेटिक आती है, सीखना नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे ये सही है, ये भी सही है, ठीक है ना। थर्ड क्या कहता है कि भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। गलत बात है ना। जब हम मान के चलो आप सेकेंड लैंग्वेज में इंग्लिश सीख रहे हैं ना, तो इंग्लिश में तो आपको जब वो कठिनाई जाएगी तो आपको अनुवाद का सहारा तो लेना पड़ेगा, है ना, आप ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है ना। जब इंग्लिश सीखेंगे तो उसके जो है डायरेक्ट तो इंग्लिश बोलना नहीं सीख जाएंगे, तो सीखते समय भाषा अधिगम करते समय, है ना, आप अनुवाद का सहारा लेंगे, कुछ वर्ड हिंदी में बोलेंगे कुछ इंग्लिश में बोलेंगे, ऐसे करके दोनों को मिक्स करके आप जो है धीरे धीरे इंग्लिश भी सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही ऑप्शन हमारा जो है राइट हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा नहीं है, तो ऐसा नहीं है, इसमें अनुवाद का सहारा लिया जा सकता है और बिना अनुवाद लिए हम कैसे भाषा को सीख सकते हैं, है ना, यानी सेकेंड लैंग्वेज को। तो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, ये गलत हो जाएगा, लिया जाता है, ठीक है ना। फोर्थ क्या कहता है, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। देखिए अभी मैंने बताया कि जो भाषा अर्जन है वो स्वाभाविक होता है ना, सीखना नहीं पड़ता, जबकि भाषा अधिगम हमको सीखना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुभाषी कक्षा से 100% क्वेश्चन पूछता है सीटेट में। तो देखिए क्या कहता है कि एक बहुभाषी कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे, है ना। तो आप लोग बताइएगा कि बहुभाषी जो कक्षा होती है ना, इसमें क्या होता है कि इसमें बालक विभिन्न प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे कम महत्व किसे देंगे, यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है। कम महत्व का मतलब यहाँ पे निगेटिव बताना है, ठीक है ना। फर्स्ट क्या कहता है कि बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाए। क्या ये हो जाएगा, है ना। विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य, बिल्कुल बाल साहित्य जो है विभिन्न भाषाओं को सीखने में मदद करती हैं, ठीक है ना। और ये भी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। दोनों भाषाओं के मध्य जो समानता है या विभिन्नता है उनका विश्लेषण कैसे किया जाए, ठीक है, ये भी ठीक है। थर्ड कहता है कि कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से संबद्ध वातावरण, बिल्कुल यदि बहुभाषी कक्षा है तो उसमें विभिन्न प्रकार की सामग्रियाँ होनी चाहिए, है ना, तो तभी तो बालक सीख पाएगा, है ना, अपने अपने हिसाब से वो सीखेगा। फोर्थ क्या कहता है कि कक्षा के बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता, तो ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे हम जो है फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे, है ना। यहाँ पे हम फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे राइट आंसर हमारा जो होगा वो हो जाएगा विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य। देखिएगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए बाल साहित्य में हम ये नहीं कि जो बाल साहित्य होता है उसमें ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो विभिन्न प्रकार का हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन विभिन्न बाल साहित्य जो होते हैं इसमें छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे सबसे कम महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना जो है सेकेंड चला जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तक में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। तो देखिएगा यदि आप प्राइमरी टीचर हैं या प्राइमरी स्तर पर पढ़ा रहे हैं तो जो भाषा की पाठ्यपुस्तक में है उसमें से किस तरह की रचनाओं को आप जो है स्थान दिया जाना चाहिए। केवल कहानियाँ और कविताएँ, देखिए केवल वर्ड जहाँ पे भी मिले इसको नेगेटिव मानना है ना। ये क्या है, नेगेटिव होता है। केवल कहानियाँ और कविताएँ नहीं होनी चाहिए। विदेशी साहित्य की रचनाएँ नहीं, विदेशी नहीं, ठीक है ना। ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों। तो यही तो बात मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे भी परिवेश की बात आ जाए, है ना, वही ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि सीटेट ऐसा मानता है, एनसीईआरटी ऐसी मानती है, ठीक है ना, एनसीएफ है, एनईपी है, सभी ऐसा मानते हैं कि क्या करना है कि बालक को परिवेश से जोड़ते हुए सिखाना है। इसलिए आपको
एकदम अपने तरीके से बिल्कुल भी क्वेश्चन में जो है लगाना नहीं है ना। समझ आधारित क्वेश्चन है, आपको समझ के साथ चलना पड़ेगा, ठीक है ना। इसीलिए मैं पेडागोजिकल क्वेश्चन लाता हूँ। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है बालकों को वो यही होती है, ठीक है। तो आप लोग समझते जाइएगा और करते जाइएगा। तो बालक के परिवेश से जुड़ी हुई चीज़ें सबसे बेहतरीन मानती है ऑप्शन सी टेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों तो ऑटोमेटिक बालक सीखेगा, है ना, चीज़ें उसको समझ में आएंगी, ठीक है ना। जो अप्रत्यक्ष रूप से मूल्य पर आधारित हो, गलत बात, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, थोड़ी सा फास्ट चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे भी निगेटिव बताना है, यानी द्वितीय भाषा शिक्षण जो है उसका कौन सा उद्देश्य नहीं है। बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास, बिल्कुल, बोलते हुए और लिखते हुए दोनों क्षमताओं का विकास करना है। सेकेंड कहता है विभिन्न क्षेत्रों में स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। थर्ड कहता है कि हिंदी के व्याकरण नियमों को कंठस्थ करना, कहीं पे भी कंठस्थ वाली बात आ जाए तो ये नेगेटिव होता है, ठीक है ना। बालक को कंठस्थ नहीं करवाना, चीज़ें याद नहीं करवाना, रटवाना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा है कि दैनिक जीवन में हिंदी में समझने बोलने की क्षमता का विकास करना, बिल्कुल यहाँ पे सही है, ठीक है ना। लेकिन व्याकरण नियमों को कंठस्थ करना ये गलत होता है, सीटेट इसको गलत मानता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे। अब देखिएगा, मूल्यांकन से क्वेश्चन आता ही है ना। तो आप लोग समझिएगा, जब आप भाषा का मूल्यांकन करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा महत्व किसे देना है ना। व्याकरण नियमों को बिल्कुल नहीं, नियमों को व्याकरण को बिल्कुल नहीं महत्व देना। सीखने की क्षमता का आकलन करना है कि बालक ने क्या सीखा और कितना सीखा, इसी से हम बालक का आकलन कर सकते हैं, है ना, मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे सेकेंड चला जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है। यानी भाषा में, बालक में भाषा जो है कहाँ तक विकसित हुई, कितनी क्षमता है भाषिक बोलने की, कितनी क्षमता है, उसका यदि आकलन करना हो, है ना। आकलन और मूल्यांकन दोनों अलग चीज़ हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए उचित तरीका क्या होगा। आकलन का मतलब बालक ने कितना सीखा, है ना, और ये सतत होता है, ठीक है ना, यानी अधिगम के साथ साथ चलता है आकलन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट है संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए। देखिए, बालक संज्ञा के शब्दों का 2 उदाहरण दे देता, इससे हम आकलन नहीं लगा सकते कि भाषिक क्षमता का विकास हुआ नहीं। हो सकता है उसने याद कर लिया हो, है ना, और उसने बोल दिया, तो इससे नहीं लगा सकते। यहाँ पे सेकंड क्या दिया है कि बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे के साथ साथ संज्ञा 2 शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। तो यहीं पे बालक जो है अपनी जो है प्रतिभा दिखाएगा और हम उसका आकलन कर पाएंगे कि बालक ऐसा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा सेकेंड चला जाएगा। देखिएगा, यहाँ है संज्ञा की परिभाषा को पूरा करना, तो हो सकता है उसने याद कर लिया हो, इससे आकलन नहीं लगा सकते। और संज्ञा को परिभाषित करना ये भी नेगेटिव होता है, ठीक है ना। राइट ऑप्शन हमारा यही सही हो जाएगा। जब हम बालक को कोई चीज़ बता के और उसी के लिए छोड़ देते हैं, जब वो स्वयं से कोई चीज़ें करता है, तब हम आकलन कर सकते हैं कि बालक ने कितना सीखा और कहाँ तक उसमें जो है क्षमता है, ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सेकेंड जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। यानी बालक में बोलने की अभिव्यक्ति यानी मौखिक अभिव्यक्ति का विकास यदि करना है तो सबसे कम प्रभावी तरीका संवाद, जितना ज़्यादा संवाद करेगा उतना ज़्यादा बोलने की क्षमता का विकास होगा, है ना। व्याकरण आधारित संरचना का अभ्यास, यही तो नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, है ना। व्याकरण जो है आधारित संरचना का अभ्यास हम यदि करवाएंगे, व्याकरण का अभ्यास करवाएंगे, तो बालक में केवल वही चीज़ें याद रहेंगी जो व्याकरण में है, ठीक है ना। उससे ज़्यादा वो नहीं बोल पाएगा, ठीक है ना। आप लोगों ने भी कोई भी चीज़ याद कर ली तो उसके अलावा नहीं बोल सकते, है ना। हो सकता है बीच में भूल जाए यदि वो चीज़, तो फिर दोबारा याद भी नहीं आती, ठीक है ना। तो मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे ये कम जो है तरीका होगा, संवाद से बालक की मौखिक अभिव्यक्ति बढ़ेगी, ठीक है ना। अपने अनुभव का विकास करेगा, बातचीत जितना ज़्यादा करेगा उससे मौखिक अभिव्यक्ति बढ़ेगी, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सेकेंड जाएगा। यहाँ पे पूछा था सबसे कम, तो सबसे कम यही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा, भाषा सीखने के लिए समृद्ध भाषिक वातावरण यानी भाषा से निर्मित वातावरण चाहिए, तभी बालक तरीके से सीख सकता है। नियम बालक को रटवाना नहीं है, पाठ आधारित प्रश्नोत्तर नहीं, भाषा की पाठ्य पुस्तक होगी केवल तो वो भी नहीं सीख पाएगा, है ना। उसके लिए भाषा चाहिए, जैसा उसका परिवेश होगा वैसा उसका भाषा का विकास होगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सीखते समय क्या करना है, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। क्या ये हो जाएगा? दृष्टिबाधित का मतलब होता है जिसको दिखाई नहीं देता है ना। तो भाषा सीखते समय क्या करना है कि अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उन्हें कक्षा में अलग, किसी भी बालक को कक्षा से अलग नहीं बैठाना, ठीक है। उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्यों कोई भी बच्चा है ना, उसको आप किसी भी चीज़ से वंचित नहीं कर सकते। कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। क्या करना है कि अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करेंगे तो शायद उसे दिखाई नहीं देता है तो भी वो जो है कानों से सुनकर जो है क्या कर सकता है, भाषा सीख सकता है, ठीक है। तो अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग वहाँ पे करना चाहिए यदि किसी बालक को दिखाई नहीं देता है तो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुभाषिकता, बहुभाषिकता क्या है? भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है। गलत बात, कोई भी चीज़ बाधा नहीं होती। प्रश्न पॉजिटिव है, आंसर भी पॉजिटिव हो। भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है। गलत बात। भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। बिल्कुल गलत बात। भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है ना। यानी किसी भी भाषा को यदि सीखना है तो बहुभाषिकता जो होती है क्लास, उसमें भाषा सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन का काम करती है, ठीक है। राइट ऑप्शन यहाँ पे फोर्थ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, बच्चे विद्यालय आने से पूर्व क्या होते हैं, है ना। भाषा के चारों कौशलों में पूर्ण अधिकार रखते हैं। बिल्कुल नहीं हो सकता है कोई बालक आया तो उससे पहले वो केवल बोलना जानता हो। 4 कौशल होते हैं ना, है ना, लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, है ना। तो क्या होता है कि बालक जब विद्यालय आता है तो विद्यालय आता है जब वो, तो ज़रूरी नहीं कि वो चारों कौशल में पूर्ण हो, ठीक है। हो सकता है वो लिख पा रहा हो सकता है केवल बोल पा रहा हो, तो ऐसा हम कह नहीं सकते, ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। सेकंड कहता है अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। ये बिल्कुल सही है ना। उसकी जो परिवार की भाषा है, जो पड़ोस की भाषा है, उसके साथ वो लेकर आता है, ठीक है। कोरी स्लेट बिल्कुल नहीं मानना बालक को। भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते, बिल्कुल होते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो अपने जो भाषा परिवेश है उसकी एक नियमबद्ध व्यवस्था लेकर विद्यालय आते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, और दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, पेडागोजिकल है, ठीक है ना। बच्चे की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना ... से संभव है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है कि यदि भाषा का क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना है, आपको रिकॉर्ड रखना है, तो उसके लिए कौन सा यहाँ पे जो है बढ़िया तरीके से दस्तावेज होगा। तो जो क्रमिक प्रगति का जो आकलन लेखा जोखा होता है वो पोर्टफोलियो में होता है। इसमें बालक के संपूर्ण रिकॉर्ड होता है ना, प्रगति का संपूर्ण आकलन, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा पोर्टफोलियो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको जो है 15 लगभग क्वेश्चन करवाए हैं और ये पेडागोजिकल है, ठीक है ना। आपका जो है 30 नंबर में 15 नंबर की पेडागोजी आएगी और 15 नंबर में क्या रहेगा, पैसेज रहेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगली क्लास में क्या लेकर आता हूँ, ठीक है। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, बढ़िया देखते रहिए, ठीक है ना। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है ना। और पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।